आज के बिंदु में हम भारत में प्रादेशिक विकास के स्तरों के मापन के लिए किए गए जो विभिन्न प्रयास हैं उनको भी देखेंगे, और उससे पहले ये देखेंगे कि विषम प्रादेशिक विकास के लिए भारत में कौन से सामान्य कारक रहे हैं। प्रादेशिक विकास की असमानता का एक कारक है औपनिवेशिक विरासत कि अंग्रेज़ों ने जो उपनिवेश भारत में बसाया बनाया, वो उस उपनिवेशिक काल में भारत के संसाधनों का दोहन किया गया और भारत के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ब्रिटेन एक समुद्री औपनिवेशिक शक्ति थी जिसने मुख्यतः बंदरगाहों से प्रवेश किया और बंदरगाहों से ही भारत के विभिन्न संसाधन प्रदेशों को जोड़ा। इन संसाधन प्रदेशों के संसाधनों को सड़कों या रेल मार्गों से वो बंदरगाहों तक ले जाते थे। तो बंदरगाह नगर इस प्रक्रिया में बाई चांस एक बाई प्रोडक्ट के रूप में विकसित हुए, या संसाधनों के दोहन या शोषण करने के लिए जहाँ जहाँ सड़क या रेल मार्ग बनाने पड़े उन्हें, उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ क्षेत्र विकसित हुए, बाकी विस्तृत क्षेत्र अविकसित बने रहे। तो ऐसे संसाधन प्रदेशों में जैसे छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीप पठार के विभिन्न क्षेत्र जहाँ खनिज संसाधन इन दोनों प्रदेशों में मिलते हैं, विभिन्न कृषि प्रदेश भारत के विस्तृत मैदानी प्रदेशों में जो स्थित हैं, इन सब को बंदरगाहों से जोड़ा गया। और इन जुड़ावों के मार्ग या बंदरगाहों पर थोड़ा बहुत आकस्मिक बाई प्रोडक्ट के रूप में, है ना, अवांछित प्रक्रिया के रूप में ये विकास की गतिविधि संपन्न हो गई, बाई चांस संपन्न हुई। पूर्वोत्तर भारत व दक्षिणी भारत में चाय, कहवा आदि के बागानों क्षेत्रों से जो संसाधनों का शोषण करना था, उनको भी बंदरगाहों से जोड़ा गया। इस प्रकार केवल ऐसे कुछ एक क्षेत्रों को जोड़ा गया और विकास के लिए किन्हीं भी क्षेत्रों में, है ना, जागरूक होकर प्रयास नहीं किए गए। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को ये औपनिवेशिक विरासत मिली। दूसरा, भारत के विकास को निर्धारित करने वाला दूसरा कारक है स्वतंत्रता पश्चात की जो नीतियां सरकार ने अपनाई। स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की अवधारणा अपनाई गई, जिसमें डेमोक्रेसी और सोवियत संघ से ली गई समाजवाद की अवधारणा को जोड़ा गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु बड़ी सरकारी परियोजनाओं की स्थापना पर बल दिया गया, जैसे बड़े बड़े बांध, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, लौह इस्पात केंद्र आदि। भारत के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा का प्रयुक्त हुआ, जिसमें निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों के सह अस्तित्व पर बल दिया गया। यद्यपि गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव ग्राम विकास से संबंधित नियोजन के रूप में भी दिखाई पड़ा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले से संसाधन संपन्न क्षेत्रों में ही बड़े पैमाने के उद्योगों तथा ढांचागत सुविधाओं का विकास सरकार द्वारा किया गया। इसके पीछे यह सोच थी कि ऐसे केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास से निजी क्षेत्र आकर्षित होगा और वहाँ से विकास के प्रसार प्रभाव संपूर्ण क्षेत्र में फैलेंगे। इस प्रकार के प्रसार प्रभाव की उम्मीद की गई। स्वतंत्र भारत में भी कुल मिलाकर ब्रिटिश कालीन आर्थिक गतिविधियों के संकेंद्रण की नीति एक तरह से जारी रही। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहाँ निवेश किया गया वहाँ आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण हो गया, बाकी प्रदेश अपेक्षाकृत पिछड़े ही बने रहे। अतः असंतुलित आर्थिक विकास का प्रारूप ब्रिटिश कालीन नीतियों और बाद की नियोजित विकास नीतियों का परिणाम है।
भारत में जो असंतुलित क्षेत्रीय विकास देखा जाता है, ये इन दो कारकों से मिलता है। इन दोनों कारकों का प्रभाव है। यह असंतुलित विकास उच्च निवेश और आधारभूत ढांचा वाले नगर केंद्रों व उनके निकटवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। जहाँ निवेश हुआ जिन नगरों में या औद्योगिक नगरों में, उनके आसपास या वहाँ तक आने जाने वाले जो है ना गलियारे थे परिवहन के, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, उनके सारे कुछ नगरीकृत क्षेत्र विकसित हुए। तो वहाँ इन सीमित क्षेत्रों में विकास है ना इस प्रकार देखा गया स्वतंत्रता पश्चात भारत में। और BK रॉय ने इस प्रकार के विकास प्रारूप को नगरीय गलियारों का नाम दिया। प्रादेशिक विकास के स्तरों के निर्धारण की अगर हम बात करें तो कई विद्वानों ने इसके लिए प्रयास किए, जिसमें अशोक मित्रा, RP मिश्रा, सुंदरम, मुनीश रजा, CR पाठक के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से हम सबसे पहले किए गए प्रयासों में शामिल अशोक मित्रा का 1961 के का जो विकास के स्तरों के मापन का प्रयास है, उसका पहले वर्णन करेंगे संक्षिप्त। उन्होंने विभिन्न संकेतकों को लेकर भारत के कुछ अधिक या कम विकसित क्षेत्रों का निर्धारण किया। जैसे उच्च विकसित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, कोलकाता व इसके आसपास के उपनगर परिनगर, चेन्नई व इसके आसपास के परिनगरों को दिखाया गया। ये ब्रिटिश काल में भी ये विकसित क्षेत्र थे। मध्यम विकसित क्षेत्रों में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी भारत के राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मालवा, पठार, दामोदर व ब्रह्मपुत्र घाटी को दिखाया गया। ये मध्यवर्ती विकास के क्षेत्र निर्धारित किए गए। फिर न्यून विकसित क्षेत्रों में उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा का तट, झारखंड, उत्तरी बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को लिया गया। और अत्यंत न्यून विकसित क्षेत्र में अधिकांश यूपी, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, थार का मरुस्थल, विभिन्न जनजातीय प्रदेश, मध्यवर्ती भारत के, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ये सारे अत्यंत न्यून विकसित क्षेत्रों में आए। उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि 1961 में भारत में प्रादेशिक विकास का प्रारूप वैसा ही था करीब जैसा ब्रिटिश उपनिवेशिक शक्तियों ने छोड़ा था। अन्य कई अध्ययन हैं जो इस प्रकार के निर्धारण के लिए किए गए, विकास के स्तरों के मापन के लिए गए। एक मुंबई की संस्था है CMIE, वो प्रतिवर्ष अपने है ना देश के विभिन्न प्रदेशों के सामाजिक आर्थिक विकास के स्तरों का मापन करती है। अपने लेटेस्ट उसने अध्ययन जो किया था उसमें 110 संकेतकों का प्रयोग किया विकास के निर्धारित करने के लिए। और पुनः जनसंख्या व क्षेत्रफल के संदर्भ में संकेतकों को सापेक्षिक रूप भी प्रदान किया गया। सापेक्षिक तुलनात्मक अध्ययन के लिए जरूरी होता है। अंत में राष्ट्रीय औसत से विचलन ज्ञात करके प्रादेशिक विकास के संबंधित प्रारूप को ज्ञात किया गया और संपूर्ण देश को निम्नलिखित स्तरों में बांटा गया। तो कौन कौन से ऐसे, सर्वप्रथम था अति उच्च विकसित क्षेत्र। इसमें देश के चारों बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, चेन्नई और उनके साथ चंडीगढ़ से जालंधर तक का पंजाब का क्षेत्र, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा और दक्षिण में त्रिवेंद्रम व बेंगलोर को लिया गया। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, परिवहन कार्यों का केंद्रण होने से विकास हुआ है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति से विकास हुआ है। ये सब प्रारंभिक विकसित क्षेत्र थे कई, और कईयों में धीरे धीरे कुछ कृषि के कारण, हरित क्रांति के कारण विकास हुआ। दूसरे जो वर्ग निर्धारित किए गए वो है उच्च विकसित क्षेत्र। ये क्षेत्र अति उच्च विकसित क्षेत्रों के निकटवर्ती भागों में है, जैसे पंजाब व उत्तर
पूर्वी हरियाणा, हिमाचल में शिमला और उसके निकटवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती सौराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी हिस्सा है तटीय क्षेत्र को छोड़कर, और बड़ौदा से मुंबई तक का भूभाग, केरल का तट, दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी तमिलनाडु आदि इसमें शामिल किए गए। कुछ छोटे क्षेत्र भी हैं जैसे पुणे का एरिया, नागपुर का, इंदौर, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, हैदराबाद आदि जहाँ कुछ विकास हुआ है वो भी इसमें शामिल है। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया वो मध्यम विकसित क्षेत्रों का था। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी तमिलनाडु, उत्तरी व दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र का तट, मालवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा तट से लेकर निचली गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी तथा दामोदर बेसिन के कुछ भाग शामिल हैं। इस श्रेणी में शामिल प्रत्येक उपक्षेत्र के विकसित होने के कारक अलग अलग रहे हैं। पूर्वोत्तर तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक व आंध्र तट में व्यापारिक कृषि आधारित उद्योग जैसे कहवा या चाय के क्षेत्र या अन्य उद्योगों को के जो आधार है उनके जैसे धात्विक खनिजों पर आधारित उद्योग है उन पर आधारित ये विकसित हुए हैं। मालवा जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है और विदर्भ जो महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ व्यापारिक कृषि जैसे संतरे वगैरह की, कपास की और गन्ने की कृषि, तो व्यापारिक कृषि तथा कृषि और उद्योगों का एकीकृत रूप से विकास हुआ है यहाँ पर इन क्षेत्रों में। इसके कारण छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के धात्विक उद्योग व विविध कृषि का क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा है ओडिशा तट से लेकर निचली गंगा घाटी, बंगाल तक का एरिया का ये प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था के कारण विकसित केंद्र स्थलों में रूपांतरित हो रहा है। कई नगर केंद्र कृषि के कारण विकसित हुए हैं, जबकि दामोदर घाटी के कुछ जिले औद्योगिक विकास एवं परिवहन के साधनों के कारण विकासमान हैं। दामोदर घाटी में विभिन्न प्रकार के खनिज, कोयला इत्यादि मिलते हैं झारखंड में। ऊपरी गंगा घाटी में कृषि का विकास हुआ है, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र भी हैं उनके कारण भी। अगला जो विकास का जो वर्ग था वो था न्यून विकसित क्षेत्र। इसमें दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र जो अकोला या है ना उस तरह का जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र, रायलसीमा यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो उत्तरी आंध्र प्रदेश से अलग राज्य हो गया है, मध्य भारत का पठार, यूपी में इलाहाबाद, वाराणसी क्षेत्र, बनारस वगैरह का, झारखंड का अधिकतर हिस्सा, बिहार की पेटी, बिहार में पटना से दरभंगा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अब भी न्यून विकसित क्षेत्र माने गए हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान मतलब करौली, धौलपुर वगैरह। अति न्यून विकसित क्षेत्र, इस श्रेणी में भारत के मध्यवर्ती भागों के जनजातीय क्षेत्र जैसे बघेलखंड, फिर बुंदेलखंड का पठार, मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो पूर्वी यूपी और बिहार के पश्चिमी भाग में विस्तृत है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ज़्यादातर राज्य, अधिकांश पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, ये सभी अति न्यून विकसित क्षेत्रों में आते हैं। न्यून तथा अति न्यून विकसित क्षेत्र विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं वाले पारंपरिक सामाजिक विशेषताओं के क्षेत्र हैं, जहां विषम धरातल, परिवहन का अभाव, शोषण आधारित अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जागरूकता के अभाव में निवेश की कमी आदि कारणों से अविकसित स्वरूप पाया जाता है। यहाँ स्थित जनजातीय प्रदेश यद्यपि वन, खनिज एवं शक्ति संसाधनों से भरे हैं, तथापि यहाँ खनिज आधारित शोषण अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त कोई नियोजित आर्थिक विकास नहीं हो पाया है।